हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स सेटअप प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी पंजाब लेक्चरर चंडीगढ़ पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आप मेरे सेशंस को देख सकते हो। प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड करी हुई है। तो आज का जो टॉपिक है को रिलेशन, मेरा लास्ट था, लेकिन को रिलेशन से पहले मैंने एक चीज चेक करी। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है ये टॉपिक, क्लियरली तो उन्होंने नहीं लिखा हुआ है कि सिलेबस के अंदर है, बट ये स्टैट्स का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग इसे छोड़ नहीं सकते। और रही सिलेबस की बात, तो ये तो मैं आपको गारंटी के साथ देती हूँ, क्वेश्चन पेपर कभी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आज तक कभी बनता नहीं है। हमेशा उनकी जो मर्जी होगी वो वहां से क्वेश्चन देते हैं। बट फिर भी मैंने आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराया है, लेकिन मैंने पर्सनली एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि सैम्पलिंग एरर और टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टैट्स का, और इन्होंने ये चीज छोड़ दी है। तो मैं ये नहीं छोड़ना चाहती, मैं आप लोगों को अपनी तरफ से ये वाला टॉपिक कराना चाहती हूँ। फिर लास्ट आपका कोरिलेशन करके स्टैट्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत आए हुए हैं इस टॉपिक से। तो किसने बोला कि ये आगे नहीं आएगा? ये तो स्टैट्स का ही पार्ट है ना, सैम्पलिंग, चाहे उन्होंने मेंशन किया हो या ना किया हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैम्पलिंग एरर से। अ स्टैटिस्टिकल एरर that occurs when an analyst does not select a sample that represent the entire population of a data. As a result, the result found in the sample do not represent the results that would be obtained from the entire population. अगर मैं आपसे बात करूं सैम्पलिंग एरर होता क्या है, तो सैम्पलिंग एरर वो एरर होता है जब कोई एनालिस्ट यानी कोई रिसर्चर, जैसे मैं आप, अगर आप लोग सैंपल इकट्ठा करने जाते हो तो वो जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया है वो आपके पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर आपका सैंपल आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो स्टैटिस्टिकल एरर आएगा ही आएगा, सैंपलिंग एरर आएगा ही आएगा। मैम क्या कहना चाह रहे हैं आप, समझ नहीं आया। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा पॉपुलेशन का मतलब आपकी पूरी दुनिया, जो आपकी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, पूरी पॉपुलेशन, और उसमें से सपोज करिए आपके पॉपुलेशन में, अभी हम थोड़ा सा लेके चलते हैं, आपके पॉपुलेशन में 1 लाख लोग रहते हैं। आपके पॉपुलेशन में 1 लाख लोग हैं। अब आपको 1 लाख का डेटा तो मिलने से रहा, तो आप क्या करते हो, 1 लाख की जगह उनमें से कुछ लोगों को चुन लेते हो। सपोज करिए आपने बस 100 लोगों को ही चुना, और 100 लोगों को चुन के 100 बच्चों को चुना। सपोज करिए आपके पॉपुलेशन में 1 लाख बच्चे थे और आपने 100 बच्चों को चूज किया और आपने इनका रिजल्ट चेक किया कि इन बच्चों का एवरेज रिजल्ट कितना है। तो बच्चों का एवरेज रिजल्ट सपोज करिए 70% आया, आपने जो निकाला 70% आया, ठीक है। लेकिन जब ओवरऑल पॉपुलेशन का देखा जाए तो इसका जो रिजल्ट है वो 55% है। कितना है? 55%। यानी आपने जो डेटा सैंपल अभी निकाला था, तो आपके हिसाब से तो 70% बच्चों के मार्क्स जो है वो 90% से ऊपर है, आपने निकाला एवरेज, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरे पॉपुलेशन की बात करें, जितना 1 लाख बच्चों का है, तो अगर हम 1 लाख के हिसाब से देखते हैं तो 55% ही दिखा रहा है। तो यानी यहाँ पर एरर आ चुका है, यानी आपने जो बेटा सैंपल लिया था वो आपके पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। कहते हैं ना, हम लोग 10 चीजों को 10 लोगों से पूछ लेते हैं कि आपको कौन सी चॉकलेट पसंद है, आपको कौन सी चॉकलेट पसंद है, तो हमें डेटा मिला कि सबको स्ट्रॉबेरी पसंद है। लेकिन ये तो सिर्फ 10 लोगों का ही सैंपल था ना। लेकिन अगर हमने पूरी दुनिया में देखा तो लोगों को वनीला पसंद है ज्यादा। तो यानी यहाँ पे मेरा जो लिया हुआ सैंपल है पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, और जब ये रिप्रेजेंट नहीं करता तो सैम्पलिंग एरर आ जाता है। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि सैंपल हमेशा बड़े लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा लोगों के साथ सैंपल लोगे तो आपका रिजल्ट आसपास आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब आपके घर में, आपके आस पड़ोस में मान लीजिए 500 लोग रहते हैं, और आपने सबसे पूछा वहां पर जाकर कि उनको उनको जो है वो 500 है, 500 में से अगर आपने आप सबसे नहीं पूछ सकते कि आपको कौन सी सरकार पसंद है, बीजेपी, कांग्रेस, या कौन सी आपको गवर्नमेंट पसंद है, ठीक है। तो आपने 500 में से सिर्फ आपने 10 लोगों को ले लिया, अपने आसपास के लोगों को, सबने बोला बीजेपी बीजेपी बीजेपी, ठीक है। लेकिन अगर वोटिंग हुई, जब इन 500 लोगों ने वोट किया, तो सपोज करिए XYZ पार्टी है, कांग्रेस है, वो जीत गई, तो आपका जो डेटा लिया गया था वो आपके रियल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं करा, क्योंकि आपने सैंपल बहुत कम लिया था। अगर आप 500 में से कम 300 लेते ना, तो फिर आपका एग्जिट पोल सही आता। तो ये है सैम्पलिंग एरर। अब आपको समझ में आ गया होगा। The difference between the value derived from the sample of the population and true value of population parameter is considered a sampling error. अभी मैंने आपको बोला था 70% आपने निकाला था, 55% टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन है। तो इनका जो डिफरेंस है 70 माइनस 55, मैं आपसे पूछूं कि कितना आया है आपका सैंपल एरर, इनको माइनस कर दो तो आप बोलोगे मैम 15%।
तो बेटा ये जो 15% आया है यही आपका सैम्पलिंग एरर है, नंबर के फॉर्म में मैंने आपको बताया, ठीक है। इसी को बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। अब आता है कैटेगरीज ऑफ सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर में दिक्कत क्यों हो रही है, सैम्पलिंग एरर आता क्यों है, क्या ऐसा रीजन है जो सैंपल एरर आ जाता है। सबसे पहला है पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर। इट हैपेंस व्हेन द एनालिसिस डू नॉट अंडरस्टैंड हु टू सर्वे। फॉर द एग्जाम्पल, फॉर सर्वे फॉर ब्रेकफास्ट सीरियल्स द पॉपुलेशन कैन बी मदर, चिल्ड्रन और द एंटायर फैमिली। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये गलती हो गई रिसर्चर से, जो हम लोग हैं, आप लोग हैं, कल को आप पीएचडी करोगे, आप रिसर्च नहीं करोगे, आप सैंपल्स लोगे, बिल्कुल लोगे, तो गलती हो गई हमसे यहाँ पे, ये हमसे समझने में गलती हो गई कि हमें कौन से पॉपुलेशन का सर्वे लेना था, किसको टारगेट करना है हमें। अगर मुझे पढ़ना था कि ब्रेकफास्ट जो होता है, ब्रेकफास्ट सुबह नाश्ता है, तो नाश्ते में किस तरीके का सीरियल लोग खाते हैं, किस तरीके का अनाज लोग नाश्ते में खाते हैं, भाई बहुत सारे हैं, ओट्स है, ये है, वो है, खाते हैं। बट अब पॉपुलेशन ये हमें समझ में नहीं आई कि मदर से माँ भी खाती है नाश्ता, तो पापा भी खाते हैं नाश्ता, बच्चे भी नाश्ता खाते हैं, पूरी फैमिली नाश्ता करती है। अब यहाँ पे अगर आपने पॉपुलेशन गलत चुन लिया, अगर आपने बच्चे चुन लिए, तो फिर आपका पॉपुलेशन, यहाँ आपका स्पेसिफिकेशन एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप समझ ही नहीं पाए कि आपको टारगेट क्या करना था। माँ करनी थी, बच्चे करने थे, फैमिली करनी थी, कौन सा पॉपुलेशन आपको चूज करना है ना, तभी तो उनमें से निकालोगे आप। अगर आपने पॉपुलेशन चुनने में ही गलत कर दिया है तो फिर एरर तो आएगा ही आएगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल आपसे पूछूं, अगर आपको खिलौने का निकालना है कि भाई कौन से खिलौने बच्चों को पसंद है, बच्चों की जगह आप उनके माँ बाप से जाकर पूछ रहे हैं कि आपके बच्चों को कौन से खिलौने पसंद है। अब माँ बाप तो अपने हिसाब से बता देंगे, आपको बच्चों से पूछना चाहिए ना, तो यानी आपने गलत पॉपुलेशन जो है वो चूज कर लिया है, पेरेंट्स चूज कर लिया आपने, पेरेंट्स चूज नहीं करने थे, तो एरर आएगा ही आएगा। दूसरा आता है सिलेक्शन एरर। Selection error occurs when the respondent survey participation is self-selected, implying only those who are interested respond. Selection error can be reduced by encouraging the participation. देखो selection error जब error आता है, जब ना जो रिस्पोंडेंट होता है, जो जवाब देने वाला होता है ना, वो खुद अपने आप को ही सिलेक्ट करे, क्योंकि उसे इंटरेस्ट होता है इन सब चीजों को। अब जिसे इंटरेस्ट नहीं होगा वो तो चला जाएगा, तो खाली वही जवाब दे रहे हैं आपके सवालों का जिनको दिलचस्पी है। जैसे पॉलिटिक्स होती है, तो आप देखेंगे रिपोर्टर्स जाते हैं तो जिनको मजा आता है मतलब पॉलिटिक्स डिस्कस करने में, वो तो जवाब देते हैं माइक में, क्योंकि वो आगे आके भी कहते हैं मैं बोलूं कैमरे में, बार बार मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये है सिलेक्शन एरर, क्योंकि वो खुद ही अपने आप जो इंटरेस्ट होता है सिर्फ उतने लोग ही खाली पार्टिसिपेट करते हैं, खाली बाकी लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, वो माइक देख के कैमरा देख के ही चले जाते हैं। ठीक है, अब इस एरर को आप कम कर सकते हो कि आप लोगों को कन्विंस करो कि देखो आप भी बोलिए प्लीज आकर, है ना, आप भी बोलिए माइक पे प्लीज आकर। आप जब तक उनका भी सबका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। कुछ लोग जिनको सिर्फ मजा आता है सिर्फ वही बताएंगे तो फिर भी डेटा गलत हो जाएगा ना। हमें लेना सबका है, चाहे इंटरेस्ट हो चाहे मत हो। तीसरा है सैंपल फ्रेम एरर। occurs when a sample is selected from the wrong population data। देखो सैंपल फ्रेम एरर का मतलब ये होता है आपने लिस्ट ही गलत बना ली। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे रिसर्च करना था कि कौन सा ऐसा मोबाइल ऐप है जो सबसे ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, अब मेरी जो फ्रेम है, मेरी सैंपल की लिस्ट है, उसमें सिर्फ उन्हीं के नाम है जो लैंडलाइन यूज करते हैं। सोचो, उनमें सिर्फ उसी के नाम है जो लैंडलाइन फोन यूज करते हैं। तो मैंने लैंडलाइन वालों से फोन करके बस पूछा तो क्या ही जवाब देते हैं, तो मेरा सैंपल फ्रेम ही गलत हो गया। तो मोबाइल वाले लोग कहाँ जाएंगे, और आजकल तो लोग सब मोबाइल ही यूज करते हैं, लैंडलाइन तो कोई यूज ही नहीं कर रहा है। तो यानी यहाँ पर पॉपुलेशन डेटा मेरा रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट है नॉन रिस्पॉन्स एरर। occurs when a useful response is not obtained from the surveys. It may happen due to the inability to contact potential respondents or their refusal to respond। देखो नॉन रिस्पॉन्स है, कभी कभी क्या होता है कि आपको बंदे तो सही मिल जाते हैं, यानी आपको आपके रेस्पोंडेंट तो सही मिल जाते हैं, व्यक्ति आपने अब सही चुना है, आप कोई गलती नहीं है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा है। या तो हो सकता है वो बिजी ज्यादा है, या तो आपने उनको फॉर्म भरने के लिए दिया था वो भूल गए, उन्होंने भरा ही नहीं, वो इतने बिजी हैं, या वो मना कर देते कि नहीं हमें जवाब नहीं देना है, तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका एरर आएगा ही आएगा। तो सैम्पलिंग एरर अकर्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन इन द सैंपल ग्रुप। तो यही सैंपल एरर जब भी आता है जब आपका सैंपल आपके पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, और ये जनरली जो है वो आपके पुअर सैंपल डिजाइनिंग की वजह से होता है। अब आता है स्टैंडर्ड एरर, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड एरर मोस्ट कॉमनली जो है
आपके सैंपल एरर, जो आपका सैंपल एरर आया था ना अभी 15%, उसको नापने के लिए स्टैंडर्ड एरर बनाया गया है। फॉर्मूला है एक तरीके का नापने के लिए। द स्टैंडर्ड एरर इज अ मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ एस्टिमेट्स अराउंड द ट्रू वैल्यू। स्टैंडर्ड एरर आपको ये बताता है कि आपका जो रिजल्ट आया, आपने जो अनुमान लगाया और वाकई जो रिजल्ट था वो आपस में कितने करीब है और कितने दूर है। आपका अनुमान और एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू जो है, सही जवाब जो है, वो कितना आपस में मेल जोल करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे ना, जब इलेक्शंस होते हैं तो एग्जिट पोल निकाला जाता है, तो एग्जिट पोल में वो लोग देखते हैं कि 300 बीजेपी आ गई है, आएगी, और फिर जब रिजल्ट देखते हैं कितना आया है, फिर कंपेयर जो करते हैं ना कि कितना डिफरेंस है, भाई हमने जितना अनुमान लगाया था और जो आंसर आया वो कितने करीब है या कितने दूर है, ये फाइंड करता है स्टैंडर्ड एरर। A standard error indicates that the variation in values from repeated sample is small. इसमें ये बोला गया है कि अगर आप कोई छोटा सैंपल लेते हो, छोटा सैंपल, और उसको बार बार रिपीट करते हो, आप देते हो, तो आपका रिजल्ट अगर आसपास ही आता है तो यानी उसमें एरर कम है। नहीं, बार बार उसी सैंपल से अगर आप क्वेश्चन निकाल रहे हो और आपका आंसर आसपास ही आ रहा है, हर बार आसपास ही आता है, तो समझ लीजिए जो आपका स्टैंडर्ड एरर है वो बहुत कम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं यही चीज आपसे बोलूं कि आपने बहुत ज्यादा लार्ज सैंपल ले लिया है और आप बार बार उसी सैंपल को पढ़ रहे हो, बार बार उसी सैंपल से आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, और रिजल्ट जो है वो आपका बिल्कुल आसपास नहीं आ रहा है, पहले आप गए तो उसका आंसर कुछ और आ रहा है, दूसरा गया तो कुछ और आ रहा है, तीसरा गया तो कुछ और आ रहा है, तो फिर आपका स्टैंडर्ड एरर बहुत ज्यादा है। इसमें और भी तरीके होते हैं एरर को मेजर करने के लिए। एक होता है वेरिएंसेस, एक होता है रिलेटिव स्टैंडर्ड एरर। तो वेरिएंस भी एक अनदर मेजर है सैम्पलिंग एरर का, जो सिर्फ स्टैंडर्ड एरर का स्क्वायर है, इसीलिए इसको ज्यादा नहीं लगाना है, बस इतना याद रखना है, स्टैंडर्ड एरर जो आंसर आता है अगर आप उसका स्क्वायर कर देते हो तो वेरिएंस निकल आता है। रिलेटिव स्टैंडर्ड एरर भी दूसरा तरीका होता है नापने का, जहां पर स्टैंडर्ड एरर इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द एस्टिमेट। अगर आपको अपना आंसर, आपका स्टैंडर्ड एरर जो है उसको परसेंटेज में निकालना है तो रिलेटिव स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला आप लगाओ। अगर आपको अपना स्टैंडर्ड एरर जो आंसर आया है उसको परसेंटेज में निकालना है तो रिलेटिव स्टैंडर्ड एरर का आप यूज करोगे। और आरएसई यानी रिलेटिव स्टैंडर्ड एरर अवॉइड्स द नीड टू रिफर टू द एस्टिमेट यूजफुल व्हेन कंपेयरिंग वेरिएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन एस्टिमेट्स विद डिफरेंट मीन्स। अगर आपके दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग पॉपुलेशन हैं, उनके अलग अलग मीन आपने निकाले हैं, तो फिर अगर आप पढ़ना चाहते हो उसका स्टैंडर्ड एरर तो आरएसई सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, डिफरेंट मीन होते हैं तब। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। सैम्पलिंग एरर z इंटू, ये आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, डिवाइड बाय आपका n रूट, स्मॉल n रूट है। z का मतलब आपका स्कोर वैल्यू, जो कि आपके कॉन्फिडेंशियल इंटरवल के ऊपर बेस होता है, 1.96 ही मानते हैं अप्रोक्स, इसका यही नंबर होता है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और n का मतलब आपका साइज होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब मैम तरीका क्या है सैम्पलिंग एरर को कम करने का? व्हाट आर द स्टेप्स टू रिड्यूस द सैम्पलिंग एरर? सबसे पहला, इंक्रीज सैंपल साइज। मैंने आपको बोला सैंपल साइज बढ़ा दो। अभी मैंने आपको बोला था कि 500 घर हैं आपके, आपने सिर्फ 10 लोगों से पूछा है, तो 500 को कम से कम 250-300 आपको लेने पड़े। जितना ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करोगे, जितना ज्यादा सैंपल साइज बढ़ाओगे, एरर उतना ही कम आएगा, क्योंकि सबकी राय आपको पता चल जाएगी, है ना। डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स, टेस्ट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू साइज इन द पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। किसी को भी उठा रहे हो, उसकी जगह एक काम करो, ग्रुप में डिवाइड करो, बच्चों को अलग करो, मेल्स को अलग करो, एडल्ट अलग करो, फीमेल अलग करो, सीनियर सिटीजन अलग करो। देखो डेटा कितना अच्छा और कितना एक्यूरेट निकल के आता है। नो योर पॉपुलेशन, अब अपने पॉपुलेशन को ढंग से देखो कि अगर एग्जैक्टली किस चीज पे सर्वे कर रहे हो तो कौन सा पॉपुलेशन आपके लिए सही है। बच्चे को चुनना है, अगर खिलौना है तो फिर बच्चों को चुनो, है ना। पेरेंट्स की कोई बात है, कोई चीज रिसर्च करनी तो पेरेंट्स को चूज करो। तो वो चीज, अपना पॉपुलेशन भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अब आता है आपके सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड में आपकी प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड है, क्लस्टर है, सिस्टमेटिक है। नॉन प्रोबेबिलिटी में आपकी कोटा है, पर्पजिव है, स्नोफॉल है और कन्विंसिंग है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। प्रोबेबिलिटी सैंपल इज वन विन नंबर ऑफ इन विच ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। देखो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ऐसा सैम्पलिंग होता है जहां पर पॉपुलेशन में से, पॉपुलेशन का मतलब पूरे लोगों में से, हर लोगों को बराबर चांस मिलता है कि सेलेक्ट होने का। हर लोगों को बराबर चांस होता है कि कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग चूजेस इज अननोन। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो है वो जानबूझ के चूज किया जाता है, कुछ रूल्स बना के चूज किया जाता है।
इसलिए इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रैंडमनेस इज द एलिमेंट ऑफ कंट्रोल। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रैंडमनेस होता है, यानी किसी को भी चुन लिया अचानक से जाके। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये पर्सनल जजमेंट के ऊपर होता है, यानी आपकी खुद की चॉइस है, आप किसे चूज करना चाहते हो। जैसे मेरी चॉइस है कि मैं तो लंबे लड़कों को चूज करूंगी, छोटे को नहीं चूज करूंगी, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, मैंने खुद के जजमेंट से किया है। लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, आंख बंद करके किसी को भी उठा लो। जैसे क्लास में आप लोगों को जब क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं तो टीचर्स किसी को भी उठा लेते हैं, ऐसा लगता है आपको किसी को भी उठा लेते हैं? मुझे नहीं लगता किसी को भी उठाते हैं। वो वहां पे ना नॉन प्रोबेबिलिटी खेलते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो चेहरा पढ़ लेते हैं, जो ज्यादा डरा हुआ होता है उसी को ही उठाते हैं, वो चेहरा पढ़ लेते हैं टीचर्स। या जो नीचे देख रहा होता है, एक्टिंग कर रहा होता है पढ़ने की, उसको उठाते हैं। चलिए, पहला है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। हेयर ऑल द सिंपल मेंबर्स हैव द सेम चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। यानी यहाँ पर जो है सबको इक्वल चांस होता है कि किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। रैंडम मेथड्स प्रोवाइडेड अनबायस्ड क्रॉस सिलेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं होता है। जैसे आपके लॉटरी सिस्टम, लॉटरी जो निकलती है वो किसी को सोच के थोड़ा निकलती है, आ जाती है किसी की भी लॉटरी। लगी है क्या किसी की भी लॉटरी कभी आज तक? टीवी में लगती है ना, असली में मुझे नहीं लगता किसी की लॉटरी लगती है। जैसे अगर हमारे पास 400 स्टूडेंट्स थे, तो 400 स्टूडेंट्स को में से हमें 50 बच्चे उठाने थे, हमने 400 के नाम लिख दिए और एक कंटेनर में डाल दिया, और हमने किसी में से 1 बाय 1 50 निकाल लिए, तो उसमें से कोई भी आ सकता है ना। तो ये होता है आपका सिंपल रैंडम। चलिए, फिर आता है आपका सिस्टमेटिक सैंपल। ईच मेंबर ऑफ द सैंपल कम्स आफ्टर एन इक्वल इंटरवल फ्रॉम इट्स प्रीवियस मेंबर। यानी यहाँ पर जो है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंदर यहाँ पर एक फिक्स्ड इंटरवल पे सेलेक्ट किया जाता है। मैं फिक्स इंटरवल पे कैसे सेलेक्ट किया जाता है? जैसे आपसे ये नहीं बोलते हैं कि हर सीट से तीसरा बच्चा उठेगा। आपने सुना ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर बुलाया जाता है तो बोलते हैं हर रो से हर तीसरी तीसरी सीट्स पे जो बैठे हैं वो उठेंगे। यानी आपने फिक्स कर रखा है कि हर पांचवा बच्चा उठेगा, हर लाइन में से 10वां बच्चा निकालेंगे, हर लाइन में से 10वां बच्चा निकालेंगे। वो चीज है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अगर 50 स्टूडेंट है, ठीक है, तो हमने उनमें से बोला कि हर 8वें बच्चे को उठा लो, हर 8वें बच्चे को उठा लो पॉपुलेशन में से, तो उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। फिर आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर होमोजीनियस ग्रुप्स और स्ट्राटा बाय सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फ्रॉम ईच ऑफ द स्ट्रेटा मेंबर्स आर सेलेक्टेड रैंडमली। देखो, इसमें याद रखना होमोजीनियस की बात करी गई है, एक जैसा ग्रुप होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक जैसा ग्रुप। इसे बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन को आपको ग्रुप में डिवाइड करना है जो एक जैसे हो। जैसे लड़कियां लड़कियां अलग हो जाओ, लड़के लड़के अलग हो जाओ, तो भैया सारी लड़कियां जो दिखती होंगी लड़कियां जैसी वो एक जैसी हो जाएंगी, सारे लड़के जो लड़के जैसे दिखते हैं वो लड़के एक ग्रुप में हो जाएंगे। तो यानी आपको ग्रुप में डिवाइड करना है पहले। तो पहले जो सपोज करिए पूरे क्लास में 100 बच्चे थे, जिसमें से 60 लड़के 40 लड़के, तो हमने बोला भाई 40 लड़कियां अलग हो जाओ, लड़के अलग हो जाओ, बांट दिया ग्रुप में। होमोजीनियस ग्रुप ही तो है, लड़कियां लड़कियां एक साथ, क्योंकि सारी लड़कियां एक जैसी, लड़का लड़का एक साथ। उसके बाद क्या करना है, अब उसमें से 10 लड़कियां निकाल ली, उसमें से 10 लड़के निकाल लिए, ऐसे करना होता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। देखो, जैसे टोटल पॉपुलेशन थी, यहाँ पे डायग्राम दिख रहे हो ना, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है। अब हमने ग्रुप में डिवाइड किया, सर्किल सर्किल को एक तरफ ले लिया, ट्राइंगल ट्राइंगल को एक तरफ कर दिया, रेड वाले ट्राइंगल को एक तरफ कर दिया, और आपके स्क्वायर एक तरफ कर दिए बेटा। देखो, सबका एक जैसा ग्रुप बनाया, जो एक जैसे दिखते हैं सबको पहले अलग अलग ग्रुप बनाया। अब इनमें से एक एक को सिलेक्ट कर लेंगे, या दो दो को सिलेक्ट कर लेंगे, तीन तीन को सिलेक्ट कर लेंगे, कोई सा भी, इसमें कोई चूज नहीं है। भाई हम चाहे तो हम पीछे के 3 वालों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से, इनमें से इस सेकंड वाले में से आगे से भी 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, इनमें से बीच वालों को कर लिया, किसी को भी सिलेक्ट कर लो, इनके ग्रुप में ही होने चाहिए सारे। इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं होगा। फिर आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसका दूसरा नाम है एरिया सैम्पलिंग। अ रिसर्चर सेलेक्ट सैम्पलिंग यूनिट एट रैंडम एंड देन डज कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल यूनिट्स इन द ग्रुप। देखो, क्लस्टर सैम्पलिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपसे बोला कि मुझे पार्ले जी बिस्किट के बारे में देखते हैं कि पार्ले जी बिस्किट की क्वालिटी क्या है। तो अब मैं क्या सारी दुकानों पर जाके बैठने वाली हूँ कि पार्ले जी बिस्कुट देना, छपूंगी दो दो का? नहीं हो सकता ना, ये तो इम्पॉसिबल है। तो मैं क्या करूंगी, गुच्छा मंगा लूंगी। क्लस्टर का मतलब मैंने पूरा कार्टून मंगा लिया, पूरा बिस्किट का कार्टून मंगा के रख लिया मैंने, और उसमें से मैंने
एक पैकेट खोला और मैंने टेस्ट किया और मैंने देखा क्या क्वालिटी है। इसे बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। इसे बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग, यानी पूरा का पूरा ग्रुप उठा लेना, पूरा का पूरा गुच्छा उठा लेना। अगर हम बात करें यहाँ पे, सोचो हमें ये देखना है कि पूरे अपने इंडिया में प्राइमरी स्कूल्स का इन्वॉल्वमेंट हमें देखना है कितने हैं। तो हमने रेंडमली कुछ भी 15 स्कूल उठा लिए, पूरे के पूरे 15 स्कूल। ठीक है। अब पूरे स्कूल उठाने के बाद हमने सारे 15 स्कूल के बच्चों के बारे में पढ़ाई करी कि क्या 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 है। समझ में आ गया? यही एरिया असेंबली, यानी पूरा ग्रुप उठा लेना, पूरा का पूरा ग्रुप उठा लेना। और रेंडमली ही उठाना है, जानबूझ ऐसा देख के नहीं उठाना है, अनजान में ही उठाना है, किसी को भी उठा लो। चलिए नेक्स्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें आता है सबसे पहले पर्पसिव सैम्पलिंग। In this sampling method, the researcher selects a typical group of individuals who might represent the larger population and then collect data from this group, also known as judgmental sampling. देखो purposive sampling का मतलब होता है जानबूझ के उसी को ही चुनना। अब देखो मुझे पता है, अगर मैं किसी मुझे अगर ऐसे सोचना पड़े कि अरे चलो एक ऐसे ग्रुप को पकड़ते हैं ना, जो सब जेंजी वाले जो आजकल चल रहे हैं ना, कि अगर हमें सच में एजुकेशन के बारे में जानना है तो हम कौन सा ग्रुप पकड़ेंगे जानबूझ के। मैं कहूँगी छोड़ो ये एडल्ट वेडल्टों से किसी से इंटरव्यू नहीं लेंगे, इन बच्चों को पकड़ो, ये ज्यादा बच्चे जो जेंजी वाले हैं ना इनको पकड़ो, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दैट इज कॉल्ड जजमेंटल सैम्पलिंग। जानबूझ के मैंने उनको पकड़ा क्योंकि उनसे ज्यादा डेटा मिलेगा मुझे। फिर आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इट रिफर्स टू द प्रोसीजर्स ऑफ ऑब्टेनिंग यूनिट और मेंबर्स हु आर मोस्ट कन्वीनियंटली अवेलेबल। इट कंसिस्ट ऑफ यूनिट विच आर ऑब्टेन बिकॉज केसेस आर रेडिली अवेलेबल। यानी कन्वीनियंस सैम्पलिंग वो होती है भाई जो सामने आ जाएगा उससे पूछ लूंगी जाके, मेरे को नहीं ढूंढना, मेरे को कोई मेहनत नहीं करनी, जो आएगा उससे पूछ लूंगी। मैं मॉल में गई, मुझे पूछना था कि मॉल में क्या क्या लोगों को पसंद आ रहा है, मैं नहीं ढूंढ रही किसी को भी, जो भी दरवाजे से पहला आएगा उसको पकड़ लूंगी, यानी अपने सुविधा अनुसार पकड़ लो। फिर आता है कोटा सैम्पलिंग। द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल इज मेड बाय रिसर्चर्स हु डिसाइड द कोटा फॉर सेलेक्टिंग सैंपल फॉर स्पेसिफाइड सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। अरे आपने कोटा देखा होगा आपकी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में जो कोटा होता है वही कोटा होता है। पता होता है ना कि जनरल के इतने बच्चे भरे जाएंगे, ओबीसी के 20% भरे जाएंगे, एससी के इतने भरे जाएंगे, एसटी के इतने भरे जाएंगे, उसमें से गर्ल्स का इतना कोटा रहेगा। पता है वही कोटा है। अगर मुझे इंटरव्यू लेना है तो मुझे पक्का पता है कि मुझे 20 लड़कियों से पूछना है और 10 लड़कों से पूछना है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे 20 लड़कियों से पूछना है और मुझे 10 लड़कियों से पूछना है, तो मैं 20 के 20 लड़कियों को ही ढूंढना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने पहले से कोटा सेट कर रखा है कि 20 गर्ल्स का चाहिए और 10 बॉयज का चाहिए, यानी जो आप पहले से आप कोटा बना के चलते हैं। चलिए फिर लास्ट आता है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है? रिसर्चर्स आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग अवेलेबल रिस्पॉन्डेंट हु मीट द क्राइटेरिया फॉर इनकल्सन। After the data have been collected from the subject, the researcher asks for a referral of other individuals who would also meet the criteria and represent the population of concern. Chain sampling, chain referral और sampling reverse sampling। अच्छा आपको इसका दूसरा नाम याद होना चाहिए, चेन सैम्पलिंग, चेन रिफरल और सैम्पलिंग रिफरल सैम्पलिंग। अच्छा किसी ने जय हो मूवी देखी है सलमान खान की? इससे अच्छा मैं एग्जाम्पल आपको क्या ही दे सकती हूँ। थैंक यू वाली चेन सुनी थी कि थैंक यू मत बोलो दो लोगों की मदद करो, थैंक यू मत बोलो दो लोगों की मदद करो, तो जो जिसको मिलता है वो वही 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 बना के चेन बना देते हैं। दैट इज कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। सपोज करिए मैंने किसी पेशेंट को पकड़ा, मैंने किसी ग्रुप को पकड़ा पेशेंट को, तो मैं किसी पेशेंट से बोलूंगी कि भाई आपका कैसा क्या ट्रीटमेंट है, तो मैं बोलूंगी आप प्लीज मुझे दो चार पेशेंट्स को, क्योंकि आप पेशेंट हो तो आप मुझे बता सकते हो कोई और पेशेंट्स आप जानते हो, तो वो कहेगा कि चलो वहाँ पे मेरी फ्रेंड है वो भी इसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, आप उनसे मिलो। मैं उनसे जाऊंगी, उनसे मैं पूछूंगी आप किसी को जानते हो क्या और रिफर कर सकते हो कोई दो चार और हो, तो वो उसे रिफर कर देंगे। ये रिश्तों में भी यही होती है चेन सैम्पलिंग। रिश्तों में देखा है अगर आप लोगों की शादी का रिश्ता होता है तो आप किसी से बोलते हो कि अच्छा कोई अच्छा सा लड़का बताना, कोई अच्छी सी लड़की बताना, तो वो दूसरे को बोलेगा जाके कि अरे भाई साहब एक लड़की एक लड़का है, कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। वो किसी और को बोलेगा, वो किसी और को बोलेगा, वो किसी और को बोलेगा, चेन आपका जो बायोडाटा है वो पूरा ऑल इंडिया घूमेगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसी को चेन सैम्पलिंग, चेन रिफरल सैम्पलिंग, रिफरल सैम्पलिंग, ये सारी चीजें आपको भूली जाती है। इसमें आप ऐसे इंसान को रिसर्चर ढूंढता है जो किसी और को भी आपको रिफर करा के मिलवाए, जिससे पॉपुलेशन आप काफी हद तक आप पहुंच पाओ उस पे ना, क्योंकि वो उसको बताएगा वो उसको बताएगा तो आपके पास कितना डेटा इकट्ठा हो जाएगा सेम कैटेगरी के लोगों का। तो ये देखिए मैंने छोटी क्लास इसीलिए ली थी इसको लेकर क्योंकि मुझे ये टॉपिक आपको कराना था, तो इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं होंगी इसकी। इसके बाद फिर कोरिलेशन रहेगा आपका, और
बाकी अगर वाकई आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।